सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का दोबारा से चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड ये है इसका पार्ट 6। ये होगा इसका लास्ट लेक्चर। और बाकी आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 ये सब नहीं देखें तो तब तक सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए। अगर देख लिया तो फिर चलते हैं अपने लेक्चर में। मैंने अपने पिछले सेशन में कुछ टॉपिक्स कवर करा दिए थे, जैसे पार्ट 5 में। तो कौन कौन से टॉपिक थे, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने पिछले पार्ट 5 में। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। और साथ साथ 2 टाइप्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये भी मैंने बताया था। और ये इसमें कुछ में राइबोसोम्स अटैच होते हैं, कुछ में नहीं अटैच होते हैं, और कुछ में गोल्जी अपैरेटस होता है, क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होता है, ये भी बताया था मैंने। अब बढ़ते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो ये हमारा आज का पार्ट 6, तो ये होगा हमारा आज का लास्ट लेक्चर। इसके बाद हमारी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये जो कवर हो चुका है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है 2026 सीरीज़ मीन्स ये है न्यू सिलेबस कवर करा रहे हैं हम। और बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया। सो कुछ ऐसा सा रिप्रेजेंटेशन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पेज का। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल होता क्या है, ये पावर हाउस सेल है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, पोरस होती है। और सेकंड, जो इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेशन। एक्चुअल होता क्या है, ये जो डीएनए है इसका, ये जो डीएनए है तो ये इनर आउटर मेम्ब्रेन से तो पोरस होता है, मतलब कि थोड़ा सा दबाव सा हुआ होता है। बट ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड, ऐसे अंदर ही अंदर मुड़ी हुई होती है, कुछ ज़्यादा बहुत गहराई में मुड़ी हुई थी। क्यों मुड़ी हुई थी, इसका प्लस पॉइंट ये रहता है कि इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसका एटीपी जनरेशन मींस इसका एटीपी मतलब इसकी सेल की करेंसी है एटीपी, जो कि पूरे सेल को चलाने में काम आती है। और ये होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। इसलिए ये जो एटीपी जनरेट करने का काम आता है, और इस वजह से इसके एटीपी जनरेशन का काम बढ़ जाता है। और रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्चुअली ये एटीपी मॉलिक्यूल को के फॉर्म में जो तो एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और जिसका फोर्थ पॉइंट बता रहा है कि हैव देयर ओन डीएनए एज राइबोसोम्स। सो इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो इसको नोट्स में लिख लेना ज़रूर ध्यान से। और साथ साथ इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या जनरेट करता है, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल की एनर्जी करेंसी है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो देख लो। और यहाँ बस वही सेम चीज़ बताया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये सेम पॉइंट 2 की तरह है, पॉइंट 2 की तरह सेम है ये। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज है प्लास्टिलिड्स। प्लास्टिलिड्स एक्चुअल क्या होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिस वजह से तो इसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं यहाँ पास। और ये होता है हमारा प्लास्टिलिड्स। प्लास्टिलिड्स केवल ओनली प्लांट्स प्रेजेंट है, जैसे कि लिखा है प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। और फर्स्ट है हमारा इसका एक टाइप क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स है, जो कि कलर्ड प्लास्टिड मतलब जो कि प्लांट्स में कलर के फूलों को, लाइक फ्लावर्स है ना, तो उनको कलर देने में काम आता है। ये प्लास्ट कलर फ्लावर जैसी चीज़ों को फ्लावर को कलर देने में हेल्प करता है। और साथ साथ दूसरा है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। एक्चुअली करता क्या है, ये क्रोमोप्लास्ट है, जो कि पिगमेंट कंटेन करता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस वजह से ये क्या करता है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस याद आया कुछ, कहते हैं फूड बनाने की प्रोसेस प्लांट्स द्वारा। और साथ साथ उसमें एनर्जी कौन सी लगती थी, क्लोरोफिल। तो वही ये जो क्रोमोप्लास्ट है वही क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है, जिस वजह से ये कहते हैं ये इसे फोटोसिंथेसिस बनाने में आसानी होती है, और ये ग्रीन कलर भी देता है प्लांट्स को। और तीसरा है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ये है हमारा लास्ट प्लास्ट। तो ये होता है एक वाइट कलरलेस प्लास्टिड्स एंड स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। एक्चुअल करता है कि ये एक वाइट कलरलेस प्लास्टिड्स है, जो कि स्टार्च ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करता है। तो ऐसा कुछ होता है हमारा प्लास्टिलेट्स, देख सकते हैं जैसे कि। और इसमें सबसे मेन बात आपको
याद रखनी है कि इसमें प्लास्टिलेट्स के बाद खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। सो ये था हमारा कुछ ऐसा प्लास्टिड्स का रिप्रेजेंटेशन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अपना नेक्स्ट पेज है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में हम क्या पढ़ेंगे? वैक्यूल्स पढ़ेंगे टर्डिडिटी, रिजिडिटी और स्टोरेज सैक। ये होता है क्या एक्चुअली, ये इसके तीन मेन चीज़ें हैं। तो फर्स्टली एक स्टोरेज सैक है और ये दोनों कहते हैं इसके फंक्शंस है। ये स्टोरेज सैक इसे क्यों कहा गया? क्योंकि ये 50 to 90% वॉल्यूम कवर करता है सेल का। वॉल्यूम मतलब जगह घेरता है, और साथ साथ ये प्लांट्स में बड़ा होता है और एनिमल्स में स्मॉल। इसमें आपको प्लांट्स के बारे में बताएगा कि प्लांट्स में 50 to 90% जगह घेरता है, और ये सेल क्या ये टर्डिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। और क्या करता है, ये अमीनो एसिड भी कंटेन करता है। अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन। इसको याद करने की एक टेक्निक बताता हूँ आपको। क्या करना है, एस मतलब कि शुगर्स, ओके, ओ मतलब ऑर्गेनिक एसिड, और ए अमीनो एसिड, और पी प्रोटीन्स। ये हो गया आपका सोप, मतलब कि शुगर्स ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड एंड देन प्रोटीन्स। ऐसे आप याद कर सकते हैं। और ये रहा एक एग्जांपल इसका, अमीबा यूनिसेलुलर, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या करता है, फूड वैक्यूल कंटेन करता है। इसमें क्या कहते हैं, फूड आइटम कंटेन करता है, और फिर अमीबा कंज्यूम करता है और फिर इस वेस्ट को एक्सपेल कर देता है। तो ये रहा है हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है वैक्यूल का। इसमें भी सेम चीज़ बता रहा है कि फूड को आइटम्स को कंटेन करता है फूड वैक्यूल में, एंड देन एक्सपेल कर देता है वेस्ट को अमीबा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वो टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो प्लांट सेल एक्चुअल है क्या? सो प्लांट सेल में ये जिसमें डिफरेंस बताना हमें, मेन कोई ऐसे ब्रीफ में नहीं जाना, एकदम मेन ऐसे बताना है, बाहर ऊपर से। फर्स्ट है हमारा सेल वॉल प्रेजेंट। एक्चुअली में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मैंने जैसे कहा कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स प्लांट्स में, फंजाई में, और एल्गाई में, और बैक्टीरिया में भी। और इसमें प्लास्टिलेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिलेट्स केवल ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिलेट्स कहाँ पास है इसमें देख लीजिए। तो ये रहे प्लास्टिलेट्स, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये यहाँ होते हैं प्लास्टिलेट्स। और ये होता है फूड वैक्यूल, इतना बड़ा, सबसे बड़ा लग रहा है सेल वॉल में। और ये होता है न्यूक्लियस, और ये होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ वाला, और ये होता है स्मूथ वाला। ये होता है गोल्जी apparatus। और साथ साथ ये छोटे छोटे पिंक दिख रहे हैं ना आपको, पिंक, ये होते हैं हमारे लाइजोसोम्स, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ओके, सो और साथ साथ और ये हमारे प्लास्टिलेट्स हैं। और जो इसमें जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में। और साथ साथ सेंट्रियोल्स में भी बताता हूँ थोड़ी देर से, बस पहले एनिमल सेल देख लेते हैं। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जैसे कि आपको पता है। अब प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी एब्सेंट होता है। इसमें छोटा सा होता है, बस छोटा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। और इसमें लास्टली सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये क्या करते हैं, जो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स से कहते हैं ये केवल एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ह्यूमंस में। तो ये क्या करते हैं, ये सेल्स का एक पार्ट है, जो कि सेल ऑर्गेनल का एक पार्ट है, जो कि जब सेल डिवाइड होती है तो सॉरी डिवाइड नहीं होती, मतलब कि जब ये सेल जब कोई नई सेल बनती है तो उसको डिवाइड कई सेल्स में डिवाइड कर देती है ये सेंट्रियोल्स, जो कि केवल एनिमल सेल्स में ही मिलती है। तो आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न तो रहा नहीं होगा। बाकी ये देख लीजिए, जैसे कि आपका एनिमल्स का स्ट्रक्चर। बाकी सेंट्रियोल्स पढ़ लीजिएगा ध्यान से ज़रा। सेंट्रियोल्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आ सकते हैं, पूछे जा सकता है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे, कि भाई 9th क्लास अपने से पूछ सकते हैं सेंट्रियोल्स। और इसमें सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट सब पढ़ चुके हैं हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुका है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हमारे पूरा चैप्टर फिनिश है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक, और इसमें क्या है कि हमें पढ़ना है सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न हमारा गुरु होता क्या है, सो फिर से साइज पतला कर लेते थोड़ा सा। हाँ, सो अब ये क्या है, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे हम। माइटोसिस और मियोसिस के बीच डिफरेंस, ये एक्चुअल होता क्या है
कि ये एक सेल एक प्रोसेस है जिसमें नई सेल्स डिवाइड बनती हैं सेल डिवीज़न द्वारा, इसी को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। फर्स्टली माइटोसिस में होता क्या है, माइटोसिस में क्या देख रहे हैं जैसे कि आप स्ट्रक्चर में, तो ये क्या करता है, फर्स्टली प्रोड्यूस 2 न्यू डॉटर सेल्स। ये एक्चुअल करता है कि 2 न्यू डॉटर सेल्स बनाता है, और साथ साथ डॉटर सेल्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। तो एक्चुअल जो डॉटर सेल होती है उनके पास सेम क्रोमोसोम्स होते हैं उनके मदर सेल जैसे। मतलब कि अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे तो इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे, और इसके पास भी 46 ही क्रोमोसोम होंगे। क्योंकि ये होता है, ये माइटोसिस में होता है, और वही मियोसिस में देख लें हम तो ये 4 न्यू डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं 4 न्यू डॉटर सेल्स, और उसके बाद ये जो डॉटर सेल्स होती हैं द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल्स। जो डॉटर सेल्स होती हैं, बस 2 लिखा है, 2 पॉइंट लिखा नहीं है यार, क्या बताऊँ। हाँ, डॉटर सेल्स, क्योंकि जिसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे इसके पास 46 हैं, इसके पास 23 होंगे, इसके पास 23 होंगे, और इसके पास 23 इस तरह से जाएंगे। इस तरह क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, बट इसमें हाफ नंबर में होता है। और इस माइटोसिस में इक्वल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से हम इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। और ये क्या करता है, फोर्थली हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ की ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है। और वही मियोसिस में देख लें हम तो क्या होता है, मियोसिस में हमारा रिडक्शनल था, इसे हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, क्योंकि इसमें रिड्यूस हो रहा है ना हाफ नंबर, इसे हम रिडक्शनल डिवीज़न कहेंगे। और साथ साथ 4 पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ये गैमेट्स के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो जैसा कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और ये हो चुका है हमारा पूरा चैप्टर फिनिश। ये था हमारा लास्ट पार्ट 6। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 मैंने पहले भी कर चुका, अगर पार्ट 1, पार्ट 2, 3 नहीं देखा है तो उसको दोबारा जाकर देख लेना, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आएगा तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और साथ साथ ये था हमारा कुछ ऐसा लेक्चर। तो अब मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर में विथ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।